हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। इस सेशन में हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में से हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका विश्लेषण करेंगे, डेप्थ कोड एनालिसिस करेंगे, आंसर भी देखेंगे और उससे जुड़े जो भी प्रश्न आ सकते हैं उनको भी देखेंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इससे पहले हमने इस सीरीज़ में एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दी है, तो आप पहले उसको देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, मेक श्योर हिट द बेल आइकन बटन। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अशोक के शासनकाल से रिलेटेड है पहला क्वेश्चन हमारा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? पहला है चक्रवर्ती, ऑप्शन दिया गया, पहला है चक्रवर्ती, देन प्रियदर्शी, देन धर्मदेव, धर्मकृति या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ इंग्लिश में है, उसको मैं हिंदी में भी बताता चलूँगा। तो लैंग्वेज ये सोच के कि इंग्लिश में स्लाइड दिया हुआ है तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर इन द पाथ ऑफ योर सक्सेस। सो पहले हम इसके आंसर को देखते हैं। तो आंसर है प्रियदर्शी, बी। होता क्या है, जब हम अशोक के डिज़ाइन को पढ़ रहे हैं तो वो मौर्यन अम्पायर से बिलोंग करता है और मौर्यन अम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त करते हैं। चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद बिंदुसार का लड़का अशोक। तो अशोक जब गद्दी पे बैठता है 268 बीसी में, इसका जो डिज़ाइन है वो 268 बीसी से 232 बीसी, तो कुल 36-37 सालों का इसका डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। तो जब गद्दी पे बैठेगा तो सबसे पहले एक उपाधि लेगा, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की, या कहीं कहीं किसी बुक में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी लिखा गया। तो दोनों बात एक ही है। देवनाम प्रिय में क्या होता है? जो देवताओं का प्यारा हो, द वन हु इज़ बिलवड ऑफ गॉड। एंड प्रियदर्शी मीन्स जिसको देखने में अच्छा लगे, जो देखने में मनोरम हो। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अशोक की जो बॉडी थी वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, फिजिकल स्ट्रक्चर जो था वो उतना अट्रैक्टिव नहीं था, तो इसलिए बस उसने ऐसी उपाधि ली। सो उसके बाद हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे। पहले आप इस मैप को देख लीजिए। तो यहाँ आप अशोक की टेरिटरी को देख सकते हैं, मौर्यन एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो यहाँ कावेरी के डेल्टा से लेके यहाँ बंगाल देखें, पूरा का पूरा बंगाल है लगभग। और इधर देखें कामरूप का भी कुछ इलाका है, जिसको कि पुराने ज़माने में असम को कामरूप कहा जाता था, या कहीं कहीं से प्राग ज्योतिषपुर भी कहा गया। और यहाँ देखें आप, ये कांधार का इलाका, पेशावर, अफ़गानिस्तान और ईरान का भी कुछ इलाका। तो बहुत बड़ी टेरिटरी थी। और अशोका की टेरिटरी लगभग भारतवर्ष के इतिहास में जितने भी रूलर आए हैं तो अशोका की टेरिटरी उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी थी। तो अशोक बैठता है गद्दी पे 268 में ईस्वी में। एंड उसके बाद जब अपनी टेरिटरी बढ़ाना शुरू करता है तो उसी के साथ उसकी एक लड़ाई होती है कलिंग के साथ 256 ईस्वी में। ये आपको डेट याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कलिंग की लड़ाई बहुत फेमस है। इसमें मास डिस्ट्रक्शन होता है, 1 लाख के तकरीबन आबादी ख़त्म हो जाती है इस लड़ाई में। और इसके बाद एहसास होता है अशोक को कि जो जिस रास्ते पे वो जा रहा था वो रास्ता गलत था। एंड उसके बाद अहिंसा के मार्ग पे वो चलता है एंड बुद्धिज़्म की शरण में जाता है। और बुद्धिज़्म की शरण में जब जाता है तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धिज़्म के शरण में जब जाता है तो मेंटर उसके कौन थे? तो एक होते हैं मोगालीपुत्ता तिस्सा, वो इसके मेंटर थे। मोगालीपुत्ता तिस्सा वो इसके मेंटर थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो। और वही मेंटर होते हैं, यही बुद्धिस्ट मॉन्क जो है आगे चल के देखेंगे कि अशोका के टाइम में थर्ड बुद्धिज़्म काउंसिल हुई है। आप देखेंगे कि अशोक के टाइम में थर्ड बुद्धिज़्म काउंसिल होगी पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा जो राजधानी थी अशोका के टाइम में मौर्यन एम्पायर की, वहाँ पे तीसरी बुद्धिज़्म काउंसिल होगी, तो वो अशोका के शासनकाल में ही होगी। एंड उसको प्रिसाइड कौन करेंगे? यही मोगालीपुत्ता तिस्सा। तो आपको जाना है। इसके बाद कुषाण के टाइम में होगी चौथी बुद्धिज़्म काउंसिल 72 AD में। एंड उसमें क्या होता है, फोर्थ बुद्धिज़्म काउंसिल में हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म जो है 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक महायान, एक थेरवाड़ा, जिसको हीनियाना स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म भी कहते हैं। नाउ अशोक के इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे। अशोक के इंस्क्रिप्शंस को, उसके अभिलेखों को हम बेसिकली 3 पार्ट से बांट सकते हैं। पहला तो जो पिलर अभिलेख थे, अच्छा देखिए कि ये जो अभिलेख हैं आप देखें कि ये चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शन हो, चाहे मेजर रॉक एडिक्ट्स हो, बड़े बड़े रॉक पे जो लिखे गए थे, चाहे माइनर रॉक एडिक्ट्स हो, इन तीनों अभिलेखों को आप देखेंगे कि ये तीनों अभिलेख केवल इंडियन टेरिटरी में नहीं पाए जाते हैं। वर्तमान में ये कुछ अभिलेख पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं, कुछ अभिलेख अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं, कुछ नेपाल में भी पाए जाते हैं, कुछ बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। तो अशोका इंस्क्रिप्शंस को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। और ये तीनों ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि ये तीनों केवल इंडियन टेरिटरी में है या बाहर भी हैं, और बाहर है तो अगर किस किस देश में है। तो अफगानिस्तान हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान की टेरिटरी यहाँ पे है। पेशावर, सिंध पाकिस्तान में आ गया तो वहाँ भी मिलते हैं। देन यहाँ तो इंडिया में तो मिलते ही हैं। देन बांग्लादेश और नेपाल, इन चारों में 5 जगह मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम पिलर इंस्क्रिप्शन देखेंगे। पिलर इंस्क्रिप्शन क्या था? पिलर एक गाड़ा जाता था, उस पर अशोक, अच्छा इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख ये सब लिखता क्यों था? तो बुद्धिज़्म में जब बुद्धिज़्म की शरण में अशोक आते हैं तो उसके बाद बुद्धिज़्म का प्रचार जोर शोर से शुरू किया जाता है। देखिए 2 धर्म है आपके पास जो कि निकलते हैं
महाजनपद से, एक तो हो गया जैनिज़्म, एक हो गया बुद्धिज़्म। तो जैनिज़्म का भी एक्सटेंसिव जो प्रचार होगा वो मौर्यन एम्पायर के दौरान ही होगा, और वो कौन करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। वो जैनिज़्म के फॉलोअर थे। लास्ट में देखेंगे कि गद्दी को छोड़ के वो साउथ इंडिया की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ पे जैनिज़्म का प्रचार भरपूर करते हैं। और उसके जो ग्रैंडसन है अशोक, वो आगे चल के बुद्धिज़्म का प्रचार करेंगे, और उसके लिए उन्होंने अपने श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था। तो ऐसा हो सकता है कि श्रीलंका में जिस पुत्र को भेजा था उसका नाम क्या था? तो महेंद्र नाम था पुत्र का, एंड संघमित्रा नाम था उनकी पुत्री का, जिनको भेजा गया था श्रीलंका में बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए। तो आप देखेंगे 3 टाइप के इंस्क्रिप्शंस थे। पिलर इंस्क्रिप्शंस, मेजर रॉक एडिक्ट्स जो बड़े बड़े रॉक पे लिखे गए थे, माइनर रॉक एडिक्ट्स। तो इन तीनों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। और इन तीनों के बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दीज इंस्क्रिप्शंस आर द फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का जो हमारे पास पहला टेंजिबल सॉलिड एविडेंस मिलता है, सॉलिड प्रमाण मिलता है, वो इन इंस्क्रिप्शन से ही मिलता है। अशोक के अभिलेखों से ही हमें बुद्धिज़्म का पहला प्रमाण, टेंजिबल प्रमाण मिलता है। इसीलिए इनको जानना ज़रूरी है। और ये जो इंस्क्रिप्शन सारे के सारे, चाहे वो पिलर्स हो गया या मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, ये आप देखेंगे चूँकि इनका संबंध प्रचार प्रसार से था, तो ये ट्रेड रूट्स में स्थापित किए गए थे। एंशिएंट हाईवेज़ में देखेंगे बड़ी बड़ी शहरों के सामने। मतलब अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि ये आइसोलेटेड एरियाज़ में थे, मतलब एकांत एरियाज़ में थे, तो ऐसा नहीं था, ये पब्लिक एरियाज़ में होते थे, ट्रेड रूट्स पे ऑफन होते थे, ताकि बहुत सारे व्यापारी जो उधर रास्ते से गुजरे तो इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़े। एंड इन इंस्क्रिप्शन के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये जिन इलाकों में होते थे उन इलाकों की लिपि में ये इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। लाइक अगर वो सिंध के इलाके में, गांधार के इलाके में, अफगानिस्तान के गांधार के इलाके में, तो वहाँ पे खारोस्टी स्क्रिप्ट चलती थी, तो वहाँ पे खारोस्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं इंस्क्रिप्शंस। अगर इधर ईस्ट इंडिया में है तो वहाँ ब्राह्मी लिपि चलती थी, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। देन अरमियाक जो मिडिल ईस्ट के इलाके में इजिप्ट से पर्शिया से लगता था, वहाँ पे एरमियाक स्क्रिप्ट में लिखे गए। ग्रीक में भी लिखे हैं कुछ कुछ। और उसमें जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए तो कौन सी लैंग्वेज थी? तो पाली और प्राकृत। पाली वहाँ की उस समय जो प्रचलित लैंग्वेज थी वो, और स्क्रिप्ट मतलब इसमें लिखी जाती है, और लैंग्वेज मतलब जो बोली जाती है। तो स्क्रिप्ट था इसमें हमारे पास ब्राह्मी, खारोष्टी, ग्रीक एंड अरमियाक, इन चारों स्क्रिप्ट में लिखी गई है सारी की सारी इंस्क्रिप्शंस। एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशंस वेयर दे लोकेटेड, जहाँ पे लोकेशंस पे डिपेंड करता था, जिस लोकेशन पे वो खड़े किए जाते थे, वो इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे, वहाँ पे उस हिसाब से वो स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था। एंड जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट। पहली बार इस इंस्क्रिप्शंस की खोज, जैसा हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो की खोज भी पहली बार कोई अंग्रेज़ करते हैं, बाद में फिर उसको जाके उजागर करते हैं राखालदास बनर्जी आके। तो उसी तरह इन अशोका के इंस्क्रिप्शंस को भी पहली बार देखेंगे। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो पहली बार इन अशोका के एडिक्ट्स को, इन अभिलेखों को देखते हैं, और उसको डिसिफर करते हैं कि ये अशोका के एरा से थे, एंड इन लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा हमें देखेंगे कि अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी मिलती है। 3 टाइप के इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स। पिलर इंस्क्रिप्शंस कुल मिला के 7 हैं, और मेजर रॉक एडिक्ट्स कुल मिला के 14 हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स कुल मिला के 15 हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में विघटित हैं। देखेंगे आप बहुत क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कुछ पिलर इंस्क्रिप्शन वैशाली में भी मिल जाएंगे आपको, सांची में भी हैं कुछ। एंड मॉडर्न एरा में एक और था, आर्किटेक्चर के रूप में देखेंगे स्तूपों का निर्माण बहुत हुआ। स्तूप किससे रिलेटेड है? मॉडर्न एरा से, स्तूपों का निर्माण। उसमें मॉडर्न एरा में आप देखेंगे तो स्तूपों का जो आर्किटेक्चर होता था वो मॉडर्न एरा से ही इमर्ज हुआ है। सो यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें जानी, अशोक के डिज़ाइन को देखा, कैसे वो, और ये इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखे होते थे कि बुद्धा की टीचिंग होती थी, उनके डिस्कोर्स होते थे, उनकी बातें लिखी होती थी, धम्म का प्रचार होता था। धम्म क्या था? अशोक ने जो धम्म की पॉलिसी दी थी कि नो वॉर नहीं होनी चाहिए, वायलेंस के थ्रू हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जा सकते, हमें पीस का सहारा लेना पड़ेगा, अहिंसा बंद करनी चाहिए, जो भी एनिमल सेक्रीफाइस हम करते हैं या एनिमल स्लॉटर करते हैं उसको बंद किया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं। और मेजर बहुत सारी अभिलेखों में देखेंगे अशोक को प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदर्शी नाम से इंडिकेट किया गया है। तकरीबन 3 या 4 इंस्क्रिप्शन ही है जिसमें देखेंगे कि अशोक के नाम से, अशोक के अपने ओरिजिनल अशोक के नाम से, सम्राट अशोक के नाम से लिखा गया उसमें। सो दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो इनमें से गुप्त काल में कौन औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? 4 ऑप्शंस है, सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक, शौनक। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक, शौनका, नन ऑफ द एबव, और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो आंसर पहले देखेंगे, देन एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। आंसर क्या है? सुश्रुत। सुश्रुत को फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी भी कहा गया है, एंड ये सुश्रुत संहिता के ऑथर भी हैं। आंसर सुश्रुत है। और इसके बाद बाकी के जो ऑप्शंस थे उनके वो कौन कौन सी पर्सनालिटी है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम ग्रेट आयुर्वेदा ट्रिनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। आयुर्वेद लिटरेचर में देखेंगे 3 सबसे बड़े संकलन आए हैं, 3 सबसे बड़ी किताबें आई हैं। तो पहला है चरक संहिता। इसका निर्माण आप देखेंगे कि 7th-6th सेंचुरी BC माना जाता है। हालांकि देखेंगे सुश्रुत संहिता का निर्माण हो गया, चरक संहिता का निर्माण हो गया, या अब बाद में देखेंगे कि अष्टांग हृदय
इन सब के निर्माण को लेके कब इनकी रचना करी गई थी, इस सब को लेके विवाद है, क्योंकि किस डेट में करी गई थी, चड़क किस एज से बिलोंग करते हैं, सुश्रुत किस एज से बिलोंग करते हैं, तो इस डेट को लेके विवाद है सबके बीच। लेकिन माना जाता है कि सुश्रुत की जो सुश्रुत संहिता है उसका विकास ज़्यादातर गुप्ता एरा में हुआ है, और अगर विकास नहीं हुआ तो एलैबोरेशन गुप्ता एरा में तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि ये जो सुश्रुत संहिता है ये वन ऑफ द एंशियंट हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट है पाम लिप पे लिखी हुई, यानी कि ताम्र पत्ते पे, तो वो सबसे एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट है। तो हालांकि डेट्स को लेके विभिन्न इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुश्रुत का जो सुश्रुत संहिता थी उसका ज़्यादातर विकास वो गुप्ता एरा में हुआ, तो सुश्रुत को हम गुप्ता एरा के कंटेम्प्रेरी मान सकते हैं। चड़क को माना जाता है कि ये कुषाण वंश के कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन इस पर भी डाउट है। लेकिन आप ऐसे जान सकते हैं, ग्रेट आयुर्वेदा ट्रिनिटी में सबसे पहले चड़क संहिता आती है। इसमें आयुर्वेद के अलग अलग हर्बल प्लांट्स अलग अलग क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं उनके गुण क्या है उसके बारे में चर्चा करी गई है। इनका भी कंपाइलेशन देखिए यहाँ चड़क संहिता, इसका मतलब ये नहीं कि चड़क ने अकेले से कंपाइल किया, उसके बाद उनके फॉलोअर्स ने भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा। जैसे सुश्रुत संहिता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुश्रुत ने ही केवल इसको कंपाइल करा, उसके बाद उसके फॉलोअर्स ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा। सुश्रुत संहिता में पहली बार देखेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी या किसी भी प्रकार की सर्जरी की बात करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिगर है इसमें सुश्रुत के सारे टूल्स के बारे में कहा गया, और उस समय प्लास्टिक सर्जरी इसलिए चलन में थी क्योंकि आप देखें कि वॉर्स का ज़्यादा उस समय एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा था, एंड वॉर्स जब ज़्यादा वेज किए जाएंगे, युद्ध जब ज़्यादा होंगे, तो क्या होता है कि प्लास्टिक सर्जरी जैसे किसी का नाक कट गया या सर्जरी की तो डिमांड बढ़ी जाती है। तो शल्य चिकित्सा में सुश्रुत संहिता एक लैंडमार्क इवेंट था। पहली बार इसमें शल्य चिकित्सा की बात करी गई, यानी कि सर्जरी की बात करी गई है। एंड इसमें देखेंगे आप ये सारे टूल्स है, आप जब जाएंगे वाराणसी वहाँ पे मान सिंह ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी यानी कि जो राजा जय सिंह सेकंड थे जिन्होंने जंतर मंतर बनवाया, तो 5 जगह जंतर मंतर बनवाया उन्होंने, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी। तो वाराणसी में वहाँ पे जो मानसिंह ऑब्जर्वेटरी है, जंतर मंतर है, तो वहाँ जाके जब आप देखेंगे तो यहाँ सुश्रुत के सारे औजार वहाँ संभाल के रखे गए हैं। नाउ और क्या क्या चीज़ जाननी जरूरी है, अष्टांग हृदय। इन सब में आप देखिए क्रोनोलॉजिकली मैंने बताने की कोशिश करी है आपको। चड़क संहिता के बाद सुश्रुत संहिता, देन अष्टांग हृदय। इसकी जो रचना है वाघभट्टा ने करी है, और उसके स्कूल ऑफ फिलोसफी से जो बिलोंग करते थे उन सब ने इस पर कंट्रीब्यूट करा है। तो ग्रेट आयुर्वेदा ट्रिनिटी में हमारे पास 3 बुक्स हैं, चड़क संहिता, बुक अगर नहीं कहे कंपाइलेशन कहे तो ज़्यादा सही होगा, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। और अष्टांग हृदय के साथ एक अष्टांगा संग्रह भी है, तो उसकी भी रचना कही जाती है कि वाघभट्टा ने ही करी है, लेकिन उस पर विवाद है तो हम उतना ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे आयुर्वेदा से आपसे क्वेश्चन आए जा सकते हैं। एंड उसके बाद जो बाकी के लोग यहाँ ऑप्शन में दिए गए वो कौन थे, सौमिल्य एक राइटर थे, गुप्ता एरा से ही बिलोंग करते हैं। शूद्रक कौन थे, शूद्रक एक किंग थे, एक गुप्ता एरा में ही एक मिर्ची कट्टका करके एक उपन्यास है, एक लिटरेचर है। देखिए गुप्ता एरा में लिटरेचर बहुत बढ़िया से फलीभूत होता है। देखिए कालिदास ने रचना की, मेघदूत की, अभिज्ञान शाकुंतलम, और फिर आके वो विशाखदत्त करेंगे, मुद्रण राक्षस की रचना, मृच कट्टिका की भी रचना करी जाएगी। उसमें शूद्रक जो होता है वो उज्जैनी का राजा होता है, यानी कि प्रद्योत डायनेस्टी जिसका कंटेम्प्रेरी बिंदुसार था। प्रद्योत एक राजा था, उसका कंटेम्प्रेरी बिंदुसार था। एंड अगर हम वैद्यों की बात कर रहे हैं, पुराने प्राचीन वैद्यों की, तो उसमें जीवक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जीवक प्रद्योत के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि बिंदुसार के दरबार में वो एक वैद्य थे। तो प्रद्योत जब तबीयत खराब होती है, उसकी उज्जैनी का राजा होता है, तो बिंदुसार मगध से जीविका को भेजते हैं। तो ये एक जीविका भी एक वैद्य था, और उसका एसोसिएशन वो जो कंटेम्प्रेरी किसका था, बिंदुसार का। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड ये जो प्रद्योत डायनेस्टी थी उसके बाद शूद्रक राजा बनता है, प्रद्योत डायनेस्टी के ढहने के बाद, तो ऐसा उस मृच कट्टिका में लिखा गया है। और शौनक एक ऋषि है जिनका जो संबंध है वो अथर्ववेद से है। तो ऐसे आप ऑप्शन में बाकी लोगों के बारे में जान सकते हैं। एंड सुश्रुत का संबंध शल्य चिकित्सा और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इनको कहा जाता है। उसकी जो सुश्रुत संहिता जो है वो वन ऑफ द एंशियंट, हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो पाम लिप पे लिखी गई है, ताम्र पत्ते पे, तो वो सबसे एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल है फॉर्चुनेटली। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एंशियंट इंडिया में प्राचीन भारत में कौन सी जो लिपि थी वो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शंस जो हमारे पास है, ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, खारोष्ठी, नंदनागरी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सारी लिपि के बारे में एक के बाद एक जानेंगे। पहले इस क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो खारोष्ठी लिपि, यानी कि खारोष्ठी लिपि एंशिएंट स्क्रिप्ट में एक ऐसी लिपि थी जो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी, कमोबेश जैसे आजकल उर्दू लिखी जाती है, अरबिक लिखी जाती है, वैसे ही। और बाकी जो भी लिपि यहाँ पे जिसका भी वर्णन किया गया, चाहे वो ब्राह्मी लिपि हो या शारदा लिपि हो या खारोष्ठी हो या नंदनागरी हो, खारोष्ठी तो खैर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और बाकी ये तीनों लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी।
लिपि की हिस्ट्री को देखने से पहले हमें एक राइटिंग सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। एक अबू गीटा राइटिंग सिस्टम है, उसके अंतर्गत हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी लिपि यूज़ करी जाती हैं, चाहे वो उड़िया लिपि हो, देवनागरी हो, बंगाली लिपि हो, साउथ इंडिया में जो लिपि यूज़ करी जाती है तमिल लिखने के लिए, कन्नड़ लिखने के लिए, उस सब का जो ओरिजिन है वो इस अबी गीटा राइटिंग सिस्टम से ही होता है। एंड अलग फिर दूसरा राइटिंग सिस्टम से निकलेगा अरबिक और जो हिब्रू है वो सब। तो ये सब आप देखेंगे अबी गीटा हमें याद रखना है, क्योंकि इससे हमारे ज़्यादातर भाषा की जो लिपियाँ हैं वो लिखी जाती है, तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। एंड ये जो खारोस्ती स्क्रिप्ट थी वो कुछ ऐसी दिखती है, आप फिगर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट की तस्वीर है। और खारोस्ती स्क्रिप्ट जब मैंने आपको मॉडर्न एरा में जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे, जिसमें कि धम्म के बारे में लिखा गया था, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, प्रीचिंग्स के बारे में लिखा गया था, और 5 देशों तक तकरीबन उसके शिलालेख फैले हुए थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। तो उसमें कौन कौन सी लिपि का इस्तेमाल हुआ था मैंने बताया था आपको। ईस्टर्न एरिया में मगध के साइड में ब्राह्मी लिपि, एंड जो गांधार रीजन था उधर खारोस्ती लिपि, एंड जो नीचे आप आ जाएंगे अगर पर्शिया से जो लगता था रीजन, वहाँ पे अरमियाक लिपि, ग्रीक लिपि भी यूज़ करी गई थी कहीं कहीं पे। तो इतनी सारी लिपि वहाँ यूज़ करी गई थी अकॉर्डिंग टू द रीजन, जहाँ पे वो लोकेट किया गया था वहाँ पे रीजन के हिसाब से उस लिपि का यूज़ करा गया था, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स निकलेंगे वो उन लिपि को देख के पहचान लेंगे, वो उस अभिलेख को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो जो खारोस्ती लिपि है ये गांधार रीजन से बिलोंग करती है। यहाँ मॉडर्न इरा के मैप में मैं आपको गांधार रीजन बताऊँगा। यहाँ पे देखिए गांधार कहाँ पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट ईस्ट अफगानिस्तान, यानी कि जो पेशावर का रीजन है उसके ऊपर आप जाएंगे तो गांधार पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे गांधार पड़ता है। और इस रीजन में खारोस्ती लिपि एंशिएंट इंडिया में प्रचलित थी, एंड इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कैसे थी, दाएँ से बाएँ। तो सम ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शंस वे रिटन इन खारोस्ती लिपि, कुछ जो अशोका के अभिलेख है वो खारोस्ती लिपि में लिखे गए, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, अबी गीटा राइटिंग सिस्टम से। एंड अबी गीटा राइटिंग सिस्टम से ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी ओरिजिनेट होती है, अबी गीटा राइटिंग सिस्टम से ही शारदा स्क्रिप्ट भी ओरिजिनेट होती है, उसी राइटिंग सिस्टम से नंदनागरी भी ओरिजिनेट होती है। तो ब्राह्मी का ज़्यादातर जो संदर्भ है वो ईस्टर्न इंडिया से है, मगध बंगाल से है। एंड शारदा देखेंगे, शारदा आप कश्मीर में ज़्यादा यूज़ करी जाती थी और बहुत दिनों तक शारदा यूज करी भी जाती है, लेकिन बाद में अब तो हालांकि बहुत कम इसका यूज़ रह गया। कश्मीरी पंडितों के कुछ अगर ट्रेडिशनल कार्य हुए तो उसमें इसका यूज़ होता, बाकी शारदा लिपि अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। नंदनागरी लिपि और इसकी एक सिस्टर लिपि है देवनागरी। तो नंदनागरी एंड देवनागरी दोनों सिस्टर लिपि हैं। तो नंदनागरी यूज़ करी जाती थी साउथ इंडिया में, और देवनागरी जिसको हम देखते हैं देवनागरी के तहत नेपालीज लैंग्वेज है या हिंदी है, तो ये सब देवनागरी के तहत ही है। तो हमने सबका रीजन देख लिया, शारदा कश्मीर, खारोस्ती गांधार रीजन, ब्राह्मी आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया, मगध का रीजन, बंगाल का रीजन, प्राकृत जब बोली जाती थी वहाँ पे पाली लैंग्वेज जब बोली जाती थी। एंड प्राकृत क्या होती है, किसी भी रीजन में उस टाइम फ्रेम में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है मास पीपल द्वारा, मास पीपल मतलब जो जरूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे हो, तो वो प्राकृत हो गई, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम बदलेगी, हर एक टाइम फ्रेम में एक ही प्राकृत नहीं होगी। हो सकता है कि जो मासेस हैं यानी कि जो इलिटरेट लोग हैं, मासेस में लिटरेट प्लस लिटरेट दोनों आ गए, तो उन लोगों के द्वारा जो भी लिपि कॉमन है, वो जो भी भाषा कॉमन है उसको हम प्राकृत बोलते हैं। यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का फोटो देख सकते हैं, खारोस्ती स्क्रिप्ट एंड खारोस्ती स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अरमियाक स्क्रिप्ट एंड ग्रीक स्क्रिप्ट, इन चारों का इस्तेमाल किया गया अशोका के अभिलेखों में। नेक्स्ट इज अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। 4 बंदरगाह के बारे में हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच, खंभात। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड, कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच एंड कैम्बे। कैम्बे खंभात का इंग्लिश वर्जन है। नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये सब सारे बंदरगाह लोकेटेड कहाँ हैं, देन उसके बाद हम गुप्ता इरा के ट्रेड को पढ़ेंगे। सो यहाँ आप मैप देख सकते हैं, ये गुप्ता इरा के समय का आप ट्रेड समझ लें। ये जो लाइन देख रहे हैं पिंक कलर से, तो ये सारी लाइन गुप्ता टेरिटरी को दिखाती है 375 AD के आसपास। एंड इसके बाद यहाँ वकाटकाज हैं, यही वकाटकाज आगे चल के देखेंगे। अजंता की गुफाओं का जो निर्माण हुआ है तो 2 फेज़ों में हुआ है। पहला सतवाहनों ने कराया है पहला फेज़ में, जिसमें आप देखेंगे ज़्यादातर हीनियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, बुद्धिज़्म, अजंता की गुफाएं बेस्ड है बुद्धिज़्म के ऊपर। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 फेज़ में हुआ। पहले फेज़ में सतवाहनों ने कराया, उसमें हीनियान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म का ज़्यादा झलक देखेंगे। एंड दूसरे बाद वकाटकाज कराते हैं दूसरे फेज़ में उसका निर्माण, तो उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म को ज़्यादातर वहाँ डिपिक्ट करा गया, उसको चित्रित किया गया। सो गुप्ताज का यहाँ पे आप देख लें कोड रीजन एंड आउटर बाउंड्रीज, यहाँ पे ये कोड रीजन हो गया, मगध कौशाम्बी के से लगा हुआ, एंड ये आपका आउटर रीजन हो गया। तो यहाँ कुछ जो पोर्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ताम्रलिप्ति है बंगाल के पास, ताम्रलिप्ति यहाँ पे है। एंड आप यहाँ जब वेस्टर्न एरिया में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में यहाँ पे इस एरिया का जूम फिगर मैंने यहाँ दिखा के, यहाँ पे खंभात है, नर्मदा रिवर बह रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि भरूच है।
तो ये जो भड़ौच और खंभात है वो कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट पे। और उससे नीचे आप देखें तो कल्याण भी वेस्टर्न कोस्ट पे ही था। तो ऑप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन, कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, खंभात। तो जाहिर सी बात है अगर नॉर्थ इंडियन ट्रेड कहाँ से संचालित किया जाएगा, ताम्रलिप्ति से। साउथ ईस्ट एशिया यहीं से कनेक्ट होता है, और बाकी जो हम नीचे जाते हैं पैसिफिक में वो यहीं से जा सकते हैं। तो ताम्रलिप्ति मेजर नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। हालांकि ये जो खंभात, भरूच और कल्याण थे, ये तीनों वेस्टर्न ट्रेड के लिए या सेंट्रल इंडियन ट्रेड के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ताम्रलिप्ति होगा। ताम्रलिप्ति पोर्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था उत्तर भारत के ट्रेड के लिए, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस बीपीएससी ने आंसर इसमें गलत दिया है, यहाँ पे ई दे दिया है। तो ई नहीं होगा, ई तब होता जब यहाँ पे ये लिखा जाता कि गुप्त काल में भारत में व्यापार के लिए किसका उपयोग किया जाता था, कौन से बंदरगाहों का। या तो उत्तर भारत दिया गया तो सिर्फ ताम्रलिप्ति, अगर सिर्फ भारत दिया होता पूरा का पूरा तो उसमें कल्याण भी आ जाएगा, ताम्रलिप्ति भी आ जाएगी, भड़ौच, खंभात सारे के सारे बंदरगाह आ जाएंगे। तो ये सारा ट्रेड था उस समय। और रिवरन ट्रेड भी होता था, एक तो मैराइन ट्रेड तो होता ही था, मतलब समुद्र के थ्रू, और रिवरन ट्रेड भी होता था यानी कि रिवर्स के थ्रू। देखेंगे बहुत सारे जो इलाके थे जो रिवर्स के किनारे बसे हुए, जैसे माहिष्मती हो गया, उज्जैनी हो गया, तो ये सब बहुत फेमस थे ट्रेड हब के रूप में। एंड गुप्ता एम्पायर के बारे में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुप्ता एम्पायर के फाउंडर आप जान लें, श्री गुप्ता। देन जो फेमस रूलर थे समुद्रगुप्त, जिनको कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एंड चंद्रगुप्त II, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके समय में कालिदास होते हैं, आर्यभट्ट भी उसी के समय में होते हैं, वारामिहिर जो कि बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे वो भी उसी के समय में होते हैं। तो ये सब बड़े बड़े जो हुए थे। और वो गुप्त काल में जो मेजर लिटरेचर थी, मैंने उसका भी जिक्र किया हुआ है। जैसे आप देख लें कि सुश्रुत संहिता, चाहे वो कालिदास का मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, या विशाख दत्त की मुद्राक्षस हो, या मृच्छकटिका जो वहाँ उज्जैनी के हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं गुप्ता एम्पायर में। और गुप्ता एम्पायर में एक चीज़ और याद रखनी ज़रूरी है कि आगे चल के एक शासक आएंगे कुमारगुप्त, तो वो क्या करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। और इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को बाद में रिवाइव कौन करता है, पाला एम्पायर के एम्पायर धर्मपाला। एंड देन इसको ढा दिया जाता है बख्तियार खिलजी के इन्वेजन द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जेनिथ अंतर, मतलब मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां एंड अकबर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे मुगल पेंटिंग के बारे में। पहले ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर देख लें, जहांगीर के समय में जो मुगल पेंटिंग थी वो अपने चरम पर थी। एंड उसके बाद मुगल पेंटिंग की जगह ले लेता है मुगल आर्किटेक्चर। शाहजहां ने ज़्यादा उत्साह दिखाया मुगल आर्किटेक्चर में, स्थापत्य कला में, एज़ कम्पेयर टू चित्रकला। तो चित्रकला को उसने थोड़ा, या ऐसा नहीं कि पूरा डिक्लाइन हो गया, चित्रकला तभी भी चल रही थी, लेकिन स्थापत्य कला में उसका ज़्यादा उत्साह था। तो मुगल पेंटिंग की हिस्ट्री देखेंगे तो बाबर जो कि पहला मुगल एम्पायर था, उसका शासनकाल कुछ 4 ही वर्षों का है। तो कुछ ज़्यादा पेंटिंग्स को लेकर डेवलपमेंट तो हुई नहीं है, या अगर कह लें कि कोई कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई तो वो भी सही होगा। हुमायूं के समय में आप देखेंगे 2 बैटल्स हुई हैं, 1539 में बैटल ऑफ चौसा एंड 1540 में देखेंगे बैटल ऑफ कन्नौज। तो ये बैटल ऑफ कन्नौज के बाद क्या होता है, तो उसके बाद हुमायूं को एग्जाइल दे दिया जाएगा, उसको देश से भगा दिया जाएगा। एंड उसके बाद वो शरण लेता है पर्शिया के रूलर शाह तमाश के पास। और पर्शिया में पेंटिंग अपने उत्कृष्ट चरम पे थी। तो पर्शियन पेंटिंग से वो पहली बार रूबरू होता है। एंड पेंटिंग को लेके पहली बार समझ जो जागृत हुई पहले किसी मुगल एम्पायर में, तो वो हुमायूं था। राइज ऑफ मुगल पेंटिंग्स, हालांकि इंट्रोडक्शन होगा, इमरजेंस तो असली मामले में मुगल पेंटिंग्स का अकबर के एरा में होगा। तो फिर जब हुमायूं वापस आता है, वापस से जब मुगल एम्पायर की स्थापना करी जाती है, तो हुमायूं के साथ पर्शियन कुछ पेंटर्स भी आएंगे। उसमें मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद फेमस थे। ये पहले पर्शियन कोर्ट में थे, शाह तमाश के कोर्ट में। वहाँ से वो हुमायूं के साथ आएंगे और यहीं मुगल एम्पायर में ही रह जाएंगे, दिल्ली में ही रह जाएंगे। देन उसके बाद अकबर के टाइम से असली मामले में आप कहें तो पेंटिंग्स का सिलसिला शुरू होता है। अकबर के टाइम में क्या था, एक मकतब खाना था। तो ये जो अकबर का मकतब डिपार्टमेंट था, वो अलग अलग एपिक्स की ट्रांसलेशन करता था, लाइक बाइबल, महाभारत, सिंहासन बत्तीसी, पंचतंत्र। और ट्रांसलेशन से कैसे पेंटिंग का जिक्र है, कनेक्शन है, वो आपको बताते हैं। कि देखिए एक है बुक हमजा नामा प्रॉफिट मोहम्मद के जो अंकल थे, उनके इंसिडेंट से रिलेटेड हिस्ट्री का कंपाइलेशन है। तो उसकी जो ट्रांसलेशन करी गई अरबी से, अरबिक से पर्शियन में, और सारी की सारी बुक्स की ट्रांसलेशन पर्शियन में करी जाती थी। बिकॉज ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, तो कोर्ट लैंग्वेज उनकी पर्शियन थी। चाहे वो कोई भी होली एपिक हो, बाइबल हो या महाभारत हो या पंचतंत्र हो, सिंहासन बत्तीसी हो, सबकी ट्रांसलेशन पर्शियन में करी जाती थी। तो उसमें महाभारत की भी करी गई है। तो इसमें आप देखें कि उस सारी ट्रांसलेशन में देखेंगे कि उसको नरेशन के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू बताया गया सारी नरेशन को। लाइक युद्ध हो रहा है तो देखिए आप एक पिक्चर्स के थ्रू, ये हमजानामा का बुक पिक्चर है। लाइक ये अकबरनामा में आप देखिए अकबर की जो हिस्ट्री है पूरी की पूरी, जिसको कंपाइलेशन अबुल फजल ने करा। अकबरनामा के 3 पार्ट है, उसी में एक पार्ट आईने एक बड़ी होता है। तो आईने एक बड़ी इज़ नथिंग बट अ शेड्यूल ऑफ अकबरनामा। आईने एक बड़ी और अकबरनामा दोनों अलग अलग नहीं है। अकबरनामा के 3 पार्ट हैं, तो उसमें एक आईने एक बड़ी भी आता है। 3 वॉल्यूम में अकबरनामा है।
तो उसमें एक आईने एक बड़ी भी आता। तो सारे जो नरेशन में सारे जो बुकों की ट्रांसलेशन करी जाती थी, या बुक नए जो लिखे भी गए, चाहे अकबरनामा हो या उसी टाइम हुमायूंनामा भी लिखा जाता, गुलबदन बेगम द्वारा, तो उन सबको क्या करा गया ना, नरेशन को उन सब में पिक्स के थ्रू नरेशन को बताया गया, मतलब पिक्स के थ्रू कहानी को बताने की कोशिश करेगी। बहुत सारे पिक्स का इस्तेमाल भी करा गया। तो ये आप देख सकते हैं अकबर के थ्रू क्या था, अकबर के टाइम में क्या था, पेंटिंग्स वेर डन वाइल ट्रांसलेटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर एपिक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, उनकी पुरानी पांडुलिपियाँ होती थी, पुराने बुक्स होते थे, तो उनका जो ट्रांसलेशन किया गया, तो नरेशन को बताने के लिए पिक्चर्स का इस्तेमाल करा गया, पेंटिंग्स का इस्तेमाल करा गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे एपिक्स का एग्जाम्पल क्या है जहाँ पे ऐसे नरेशन के थ्रू पिक्चर को यूज़ करा गया। तो हमज़ानामा जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की मामा की हिस्ट्री, अंकल की हिस्ट्री है, देन अकबरनामा, देन रज़मानामा। एंड ये जो रज़मानामा है ये महाभारत का पर्सन ट्रांसलेशन है। और कुछ पेंटर्स हैं एसोसिएटेड, ऐसा पूछा जा सकता है कि बसावन एंड दसवंत वेयर रिलेटेड टू विच एम्पेयर। तो अकबर के कोर्ट में ये दोनों पेंटर थे, बसावन एंड दसवंत। एक तस्वीर खाना भी इस्टेब्लिश करा जाता है। उसके बाद देखेंगे आप ऑफिशियली एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा जाएगा तस्वीरों को लेके, पेंटिंग्स को लेके, क्योंकि ट्रांसलेशन को लेके हमारे पास पहले से डिपार्टमेंट है मकतब खाना। तो ऑफिशियली डिपार्टमेंट की जो स्थापना करी जाती है तस्वीर खाना की, वो अकबर के टाइम में करी जाती है। देन जो पेंटिंग अपने चरम पे पहुंचेगी जहांगीर के टाइम में, मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जेनिथ, अपने चरम पे पहुंच गई, उत्कृष्टता के चरम पे। एंड इस समय उसने क्या करा, जहांगीर ने क्या करा, मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन थोड़ा कम हो गया, मकतब खाने का इस्तेमाल कम हो जाता, तो वो उस समय पेंटिंग का फोकस क्या था, पोर्ट्रेट पेंटिंग। पोर्ट्रेट पेंटिंग में थीम्स क्या क्या होती थी, लाइक फ्लावर्स आप देख सकते हैं, बर्ड्स को थीम बना के किया जाता था, बर्ड्स की पेंटिंग होती थी, नेचर हंटिंग करते हुए। देखिए आप यहाँ नूरजहाँ की तस्वीर है, एक पोर्ट्रेट पेंटिंग, यहाँ बर्ड्स की जो थीम बना के पेंटिंग की गई है। तो ये तो उस समय पोर्ट्रेट पेंटिंग अपने चरम पे थी। और उसी समय जहांगीर के समय ही देखेंगे तो विलियम हॉकिंस आएंगे, ब्रिटिश एम्बेसडर जो थे, तो वो उससे अब वेस्टर्न पेंटिंग से भी वो रूबरू होंगे। बहुत सारे गिफ्ट्स थे उसमें, वेस्टर्न पेंटिंग्स भी थी। तो जहांगीर वेस्टर्न पेंटिंग से भी रूबरू होते हैं। एंड जहांगीर हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पेंटर, बहुत बढ़िया पेंटर था ये। और इसका जो पेंटिंग का सेंस था बहुत तगड़ा था, मतलब वो पेंटिंग देख के बता देता था कि ये किस पेंटर ने करी है। तो इस तरीके का सेंस उसका डेवलप हो गया था। एंड कुछ जो पेंटर्स है उसके एरा से एसोसिएटेड, लाइक बेशन दास, मनोहर दास, उस्ताद मंसूर, तो ये सब उसके एरा से एसोसिएटेड कुछ फेमस पेंटर्स है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि पेंटिंग्स किसके टाइम में जेनिथ पे पहुंची अपने चरम पे, तो जहांगीर के टाइम में। और कौन सी पेंटिंग फोकस में थी, तो पोर्ट्रेट पेंटिंग। अकबर के टाइम में कौन सी पेंटिंग फोकस में थी, तो ट्रांसलेशन के दौरान मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो नरेशन बताने के लिए पेंटिंग यूज़ करी जाती थी वो, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो पेंटिंग करी जाती थी वो। और फेमस पेंटर्स आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं किस एरा से थे। तो दैट्स इट इन दिस लेसन। होप यू हैव एंजॉयड इट, एंड इफ यू हैव एंजॉयड देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, बेल आइकन को दबा लें ताकि व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम टू, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।